गई हैं, तो बडगाम में 5वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। यानी कि नगरोटा की पिक्चर क्लियर है और बडगांव पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। और 5वें राउंड की अगर बात करें तो 5वें राउंड में अभी भी पीडीपी आगे चल रही है, आगा मुंतजर आगे दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर चौथे राउंड की बात करें तो चौथे राउंड में अबू आपको याद होगा कि 1100 वोटों से आगे चल रही थी पीडीपी। पहले राउंड में ही सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस बाजी मार पाई थी, आगे चल रही थी, लेकिन उसके बाद से लगातार बढ़त बनाए हुए पीडीपी। और यही हाल रहा, अगर 3 से 4 और राउंड बढ़ते रहे और पीडीपी जो है वो वोट बढ़त बनाए रही तो संभवतः ये जो सीट है जो पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं वो पीडीपी के खाते में जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा झटका लगेगा। बिल्कुल। और पीडीपी के एमएलए फैयाज अहमद मीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फैयाज साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 जी। बडगाम से आपके लिए यानी पीडीपी के लिए अच्छी खबर आ रही है। पीडीपी के उम्मीदवार 5वें राउंड के बाद 1600 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, पहले 2 राउंड में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार की बढ़ोतरी थी, अब जो 3 राउंड और हो गए तो उसमें जो है हमारे उम्मीदवार जो आगा मुंतजर साहब है जी लीड कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आगे भी जो बाकी जो अभी 8-10 राउंड बाकी है उनमें भी इंशाल्लाह हम ठीक ठाक लीड ले लेंगे और जीत इंशाल्लाह हमारी होगी। लेकिन फयाज अहमद मीर साहब, हम पहले भी जब हमारी बात हुई है इस मसले को लेकर, आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देते रहे हैं बावजूद इसके कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की परंपरागत सीट रही है। सर, ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा था? कुछ तो वजहें होंगी, कुछ तो आपने नोटिस किया होगा ग्राउंड पर कि आप बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हम ही जीतेंगे। देखिए, ये जो आपने बिल्कुल सही फरमाया, ये जो सीट बडगाम की सीट थी, अगर हम देखें पिछले 50 साल को नजर में रखकर, ये जो सीट है ये हर वक्त जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही जीती थी। और पिछले असेंबली इलेक्शन में यहाँ से जो हमारे मिनिस्टर साहब है उमर अब्दुल्ला साहब खड़े थे, उन्होंने 2 सीटों पे इलेक्शन लड़ा था और इस सीट पे उनकी जीत हुई थी। 1 साल सरकार यहाँ पे आज 13 महीने हो गए और इन 13 महीनों में जो इस सरकार की कारकर्दगी रही है उसका जवाब है। क्योंकि ये आपने देखा कि इस 1 साल में जो इन्होंने वादे किए थे इलेक्शन से पहले लोगों के साथ, उनमें से एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। और आज जब उसी सीट पे जहां उमर अब्दुल्ला साहब ने इनके साथ बहुत सारे वादे किए थे और वो चीफ मिनिस्टर भी बने इनकी वजह से, उसके बावजूद इस एरिया में कोई भी विकास नहीं हुआ। और आज लोग निकले और जो हम कह रहे थे, हमारी पार्टी लीडरशिप जो पहले कह रहे थे कि ये बिल्कुल झूठे वादे हैं, और आज लोगों ने, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जो आप देख रहे हैं 5वें राउंड में हमारी जो लीड हो रही है आगे भी इंशाल्लाह, और ये उसी का जवाब है। लेकिन फयाज अहमद मीर साहब, अभी हम हमारे दूसरे गेस्ट के पास जाएंगे, लेकिन आपको नगरोटा सीट के बारे में भी जानकारी मिली होगी। वो सीट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ से निकल गई है सर, इस पर कोई कमेंट आपका? बिल्कुल, नगरोटा सीट तो पहले ही बीजेपी के खाते में ही थी। जो वहां पे कैंडिडेट थे पिछले बार, ये राणा साहब, तो आज उनकी बेटी वहां से लड़ रही है। ये तो कंफर्म ही था, कुदरती उन्होंने काम भी किया है अच्छा वहां पे। पहले भी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वहां पे एमएलए थे, तो फिर बीजेपी में आए तो वहां भी उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो आज वहां से जो है, वहां से तो बीजेपी के हक में ही वो सीट जारी है। ठीक है। तो ये बिल्कुल जो है, जो राणा साहब थे उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है वहां पे। तो उसी को मद्देनजर रखकर वहां के जो वोटर्स हैं उन्होंने उसको मद्देनजर रखकर उसकी बेटी को वो वोट दिया। ठीक है, फयाज अहमद मीर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आरएस पठानिया साहब जुड़े हुए हैं, हालांकि उनका कनेक्शन बार बार आ रहा है जा रहा है, लेकिन फिर भी एक बार रुक करने की कोशिश करेंगे, उनसे रिएक्शन लेंगे। आरएस पठानिया साहब, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच जा रही है तो सबसे पहले तो हमारा मुबारकबाद जो है वो कबूल करें। नगरोटा सीट, जैसा कि आपने प्रिडिक्ट भी किया था, एक्सपेक्टेड भी था, सीधा बीजेपी के खाते में गई है सर। जी जी, मेरा आवाज कैरी हो रहा है पूरा प्रॉपर? बिल्कुल आ रही है सर। जी बिल्कुल जी। आपने ठीक कहा, नगरोटा भारतीय जनता पार्टी के पाले में बिल्कुल साफ और स्पष्ट, और बडगाम जो है डावाडोल है, और जो बडगाम के जो पेन्स हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरुद्ध हैं। हालांकि वी डोंट हैव एनीथिंग टू रिजॉइस, हमें को लेना देना नहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से, लेकिन कम से कम जो हमारा व्यू पॉइंट, हमारा जो कंसिडर्ड एक जो स्टैंड है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस झूठ, फरेब और सिर्फ सब्ज बाग के नाम पे एक जम्मू कश्मीर में इकदार में आई, 1 साल में किसी भी कमिटमेंट, किसी भी अपनी गारंटी को पूरा करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस विफल रही। और जो बडगाम से ही जो इनके पूर्व में एमएलए, अभी मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने भी यही बात उठाई।
इनके एक सीनियर एक मेंबर पार्लियामेंट हैं अनंतनाग राजौरी पुंछ से, उन्होंने भी कुछ मिलता जुलता बयान दिया और आज जनता ने भी हमारे ताल में मिलाई है, इसकी खुशी है। नगरोटा नकारात्मक नेगेटिव ताकतों की हार हुई है, नकारात्मक नेगेटिव ताकतें को बाहर का रास्ता दिखाया नगरोटा की जनता ने। नगरोटा ने फिर साबित किया कि नगरोटा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हमारे बहुत ही वरिष्ठ आर.एस. नेता पठानिया जी, देवेंद्र आप सिंह कह रहे राणा थे कि जी। पीडीपी के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं, बल्कि इस चुनाव के बीच में कई बार सीएम उमर अब्दुल्ला सीधे सीधे ये इल्जाम लगा चुके हैं कि नगरोटा से पीडीपी उतरी नहीं और पीडीपी बीजेपी का सपोर्ट कर रही है, और इससे पहले भी पीडीपी और बीजेपी सरकार में रह चुकी है जम्मू कश्मीर में, और आप कह रहे हैं कि पीडीपी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जी, मैं पीडीपी के साथ तो 2014 में सरकार में रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तो दिल्ली में हमारा अलायंस तकरीबन 2000 में रहा। आज से इनसे पीडीपी का अलायंस है तकरीबन 15 वर्ष पहले हमारा अलायंस था। उमर अब्दुल्ला साहब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे दिल्ली में, तो वो एक पार्ट है। हम इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का जो व्यू पॉइंट है उसके सिरे से उसके धुर विरोधी हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन्होंने नगरोटा में, मुझे समझ नहीं, मैं सवाल पूछना चाहूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि जिन्होंने सबसे पहले उमर साहब ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन फिर चुनाव भी लड़ा, कहा मैं स्मार्ट मीटर नहीं लगने दूंगा, अरे भाई स्मार्ट मीटर भी लगा, फिर कहा कि देवेंद्र सिंह राणा के विरुद्ध हम कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, लेकिन फिर एक स्ट्रेटजी। अब तो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जब तक स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे तब तक बिजली सही नहीं मिलेगी। स्मार्ट मीटर लगाएंगे तभी जो है बिजली सही मिलेगी। जो यूटर्न उनका कहीं मैं बोलूं कि सामने सामने एक्सपोज हो चुका है, उनकी जन विरोधी नीतियां एक धरी की धरी गई। राज्यसभा चुनाव में भी मैंने कहा कि इनके एमएलए जो डायरेक्टली पब्लिक की हीट फेस कर रहे हैं, ये अपनी गारंटीज को पूरा करने में विफल है, ये डिलीवरी देने में विफल है, ये डेली गवर्नेंस करने में सरकार विफल है। 25-26 अगस्त के बाद क्या है बाढ़, और उस बाढ़ में आज भी अगर आप देखेंगे विद इन दिस 3 मंथ्स ये सरकार कुछ डिलीवर करने में बिल्कुल फेल हो गई है। ये सरकार कर नहीं पा रही। 3 महीने हो गए, ना रिलीफ, ना मकान, ना जगह, सिर्फ स्पीच। आपने 6 स्पीच आपने भी कह रही होंगी, उमर साहब कह रहे हैं 5 मरला, अरे भाई कहां जमीन देंगे? क्वार्टर इशू हुआ क्या? विधानसभा में कहा 5 मरले जमीन देंगे, कौन सा ऑर्डर है, कौन सा सिस्टम है, कौन सा अलाइनमेंट है? नॉट एट ऑल। फॉरेस्ट लैंड और स्टेट लैंड हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्सपर्सन जुड़े हुए थे नासिर लोन, वो ये कह रहे थे कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से सरकार कोई काम ही नहीं कर पा रही है, सरकार को कोई काम करने ही नहीं दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। देखे मैं पहले भी आपके चैनल पे कहा है, फिर रिपीट करूंगा। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन में आया था। ये जो हमारी जो असेंबली है, इसका जो सोर्स है भारतीय संविधान और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। इस सरकार का भी जो मेन जो बेसिस है, यूटी जम्मू कश्मीर का जो बेसिस है, जो डील है यहाँ का, वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पढ़ के, समझ के, जान के, मान के उमर अब्दुल्ला साहब ने चुनाव लड़ा है। अब वो कौन सी सुलेमानी तलवार की मांग कर रहे हैं मुझे पता नहीं लग रहा कि स्टेटहुड आएगा, कौन सी पावर की। अरे सब पावर तो आपके पास है, सब डिपार्टमेंट आपके पास है, सारे इख्तियार आपके पास है, आप एक्ट नहीं कर पा रहे। आपने अपनी कलम से ऑर्डर करना है 5 मरला जमीन का, आप कर नहीं पा रहे। आपने अपनी कलम से ऑर्डर करना है कि एसडीआरएफ जिनके परमानेंट सीवियरली डिविएट मकान है, उनकी किटी में पैसे डाल दिए, वो कर नहीं पा रहे आप उसमें। तो ये सरकार, ये सिस्टम, ये अरेंजमेंट, फैयाज मीर साहब फेलियर है। नगरोटा में पीडीपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था और सीएम उमर अब्दुल्ला सीधे सीधे इस पूरे इलेक्शन में पीडीपी पर और महबूबा मुफ्ती पर इल्जाम लगाते रहे कि वो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। नगरोटा में सांठगांठ है की तो आदत ही बन गई है। अब जहां उसको नाकामी दिख रही है वहां वो पीडीपी पे निशाना बना रहे हैं। जहां तक सवाल है, आपको भी पता है, क्योंकि इंडिया अलायंस यहाँ पे थी, उसमें हम भी थे, कांग्रेस भी थी और ये भी थे। और एक बाज़ाब्ता तौर पे एक ये हुआ था कि जहां पे इंडिया अलायंस का कैंडिडेट जिस भी पार्टी का जो सीट मिलेगी, वहां पे दूसरी पार्टियां जो उनके साथ है वो अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगी। तो वही हमने, अगर हम वहां पे उम्मीदवार खड़ा करते तो फिर उनका दूसरा उसमें होता कि इन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया। ठीक है। जहां तक सवाल है उमर साहब का, उमर साहब अब इस चीज का आदी ही बन गया है। उसको जब कहीं नाकामी नजर आ रही है तो वो पीडीपी पे इल्जाम लगा रहा है। यहाँ जम्मू कश्मीर में जो, अगर आप देखेंगे, जो 2024 में जो इलेक्शन हुआ असेंबली का, उसमें 2 पार्टियों को ठीक ठाक यहाँ पे जो है मैंडेट मिला। चाहे अगर आप देखेंगे बीजेपी को जम्मू से मिला, इनको 29 सीट्स मिली और हमें
इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर से ज्यादा सीटें मिली। और नतीजा आज ये निकल रहा है कि ये जो है, जब इनकी दोनों पार्टियों की नाकामी नजर आती है, क्योंकि सेंटर में सरकार जो बीजेपी की है और यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, बजाय इसके कि ये इल्जामात किसी और पे खड़ा कर लेते, ये दोनों मिलकर यहाँ पे जो डेवलपमेंट के या बाकी जो इन्होंने वादे किए हैं लोगों के साथ, वो पूरे करते। और यहाँ उमर अब्दुल्ला साहब बस बहाने बनाते हैं, वहां दिल्ली में जाके वहां पे जो है बीजेपी के लोगों को शाल डालते हैं और उनके साथ खुफिया मीटिंग करते हैं। और यहाँ पे अरे आके फयाज PDP अहमद मीर में- साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो तो कसम खा चुके हैं कि नहीं नहीं हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तो कुरान की कसम खा दी थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट तक किया था इस पर। नहीं, उसका तो जो आज आप देख रहे हैं बड़गांव इधर नगरोटा से जो हमारी ये बहन जो लड़ रही है, इनके जो वालिद साहब थे राणा साहब, उन्होंने तो वो उसका पहले, तब वो उमर साहब के बड़े खास थे, तो उन्होंने खुद उसका जिक्र किया है कि वो दिल्ली में कैसे मुलाकात कर रहे थे कि सरकार बनाने के लिए। अब जहां तक सवाल है इस बात का कि आप जो कह रहे हैं आज वो कस्में खा रहे हैं, लेकिन ये तो क्लियर है जब जैसी ही सरकार बनी तो वो उन्होंने यहाँ से, मुझे लगता है सबसे महंगे शाल जो है वो यहाँ से लेके दिल्ली गए और वहां उनको डाले। ये तो क्लियर है, ये तो आपके पास भी, अगर आप अभी भी निकालोगे, अभी आपके पास 1 मिनट में वो उनके वो फोटोज आप दिखा सकते हैं। तो ये जो बातें हैं, देखिए आज लोग जो है, होशियार लोग हैं, आज का वोटर जो है वो देखता है कि कौन क्या कह रहा है। बिल्कुल ठीक उमर कह रहे साहब हैं ने, फयाज अहमद मीर साहब, आपके पास लौटेंगे और जानेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिहाज से अगर बात की जाए बड़गांव में, तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाकामियां आप मानते हैं या फिर पीडीपी के लिए विश्वास आप मानते हैं कि रुझानों में पीडीपी पार्टी आगे बढ़ रही है? लेकिन एक बार आरएस पठानिया साहब को दोबारा से रुक करेंगे। आरएस पठानिया साहब, नगरोटा की पिक्चर तो क्लियर हो गई है, लेकिन अब बड़गाम का जिक्र जरूरी है। आप क्योंकि पहली बार खुद भी बड़गाम से चुनावी मैदान में उतरे हैं, बीजेपी भी उतरी है, ऐसे में जो रुझान आ रहे हैं सर, क्या ये सरप्राइजिंग है या आप पहले से ही मानते थे कि इसी तरह के रुझान आएंगे? कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट दिख रहा है पठानिया साहब? ठीक है, पठानिया साहब का रुख करेंगे हम, उनका कनेक्शन हम तक, आवाज हम तक सही से पहुंच नहीं पा रही है, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फयाज अहमद मीर साहब, वापस आपके पास आते हुए, सर हमारा सवाल आपसे ये था कि बड़गांव में जो रुझान इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, और जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले, आरएस पठानिया साहब भी जिक्र कर रहे थे, क्या इसे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाकामियां मानते हैं या फिर पीडीपी के लिए बनता हुआ, उभरता हुआ विश्वास मानते हैं सर? इसमें हम सबसे बड़ा ये मानते हैं कि ये तकब्बुर जो एनसी का था, आज उसका जवाब है। जो इन्होंने वादे किए थे और 1 साल सरकार को हुआ, जहां ये सीट जो है, अगर आपने देखा होगा इस इलेक्शन में, इनके कोई 40 एमएलए वहां हर गली कोचे में घूम रहे थे, इनके मिनिस्टर्स घूम रहे थे, खुद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर घूम रहा था लोगों को वोट के लिए, वो कह रहा था कि हमारी पार्टी को वोट डालो। बहरहाल लोगों का सवाल ये था कि 1 साल हुआ, आपको हमने यहाँ से कोई सबसे ज्यादा लीड अगर जो कश्मीर में किसी को मिली थी वो उमर साहब को इस सीट से मिली थी, और उन्होंने उनके साथ वादा भी किया था कि अगर आप मुझे ज्यादा मार्जिन से जिताओगे तो मैं यही सीट रखूंगा। बहरहाल उसका जो है इंशाल्लाह अभी जो रिजल्ट आ ही रहा है, तो आपने खुद भी देखा। बिल्कुल, कुछ देर में फयाज साहब तस्वीर एक तरह से साफ हो जाएगी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि नगरोटा उपचुनाव में देवयानी राणा ने अपनी जीत दर्ज कर ली है, और बड़गाम से बड़ी खबर, जहां छठा राउंड पूरा हो गया, पीडीपी उम्मीदवार 2107 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। पीडीपी के आगा सैयद मुंतजिर बड़गाम सीट पर आगे चल रहे हैं इस वक्त, और नगरोटा में देवयानी राणा ने जीत पक्की कर ली है। नगरोटा में देवयानी राणा की जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ता बेहद खुश हैं, और इस बीच जो बड़ी खबर है वो बड़गाम से भी आ रही है, जहां पर छठे राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। पीडीपी उम्मीदवार 2107 वोटों से आगे चल रहे हैं, और आपको बता दें कि पीडीपी के आगा सैयद मुंतजिर इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं बड़गाम में। तो बड़ी खबर एक बार फिर से बता दें, नगरोटा उपचुनाव में देवयानी राणा ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। नगरोटा में देवयानी राणा